गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 करेंगे। इसका टाइटल है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि आज प्रेजेंटली दुनिया के अंदर काफ़ी अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से वो मुस्लिम्स बने थे वो डिफरेंट थी। जैसे कई जगहों पे वो टैक्स बचाने के लिए मुस्लिम बन जाते थे। कई जगहों पे जब वॉर होता था तो इस्लामिक रूलर जब जीत जाता था तो वो जो भी लूज़र होता था उसके सोल्जर्स को कैप्चर कर लेता था, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देता था। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस थी जिनके थ्रू वो जो है मुस्लिम बने। फिर जो है सरकमस्टेंसेस के तहत अपने अपने रास्तों पे वो चल दिए। लेकिन जितने भी अगर हम इनको देखते हैं हम ये पाते हैं कि इनका जो रूट था वो एक ही जगह पे था, और इनका रूट जो है अरेबियन पेनिनसुला में था जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ था। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है इस अरेबियन पेनिनसुला से ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम जो है फैला था। अगर हम 600 से लेके 1200 तक का जो टाइम पीरियड देखते हैं उसमें इस्लाम का जो एक्सपेंशन था वो इजिप्ट से लेके अफ़गानिस्तान तक हो चुका था। ये एरिया जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन के कोर सेंटर होते थे। और ये जो सेंचुरीज़ हैं जो 600 से लेके 1200 एडी तक की हमने अभी डिस्कस की, इसमें इस्लामिक सोसाइटी का जो पैटर्न होता था पॉलिटिकल और कल्चरल वो सेम नहीं होता था, वो तरह तरह का होता था। यहाँ पे जब हम इस्लामिक वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम एक रिलीजन से कोरिलेट नहीं करते। उसमें जो है एक मल्टीपल कल्चर था, तरह तरह के लोग रहते थे, कुछ ज्यूज़ भी थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे, और लेकिन वो उस सोसाइटी में रहते थे जिसमें इस्लाम रिलीजन जो है डोमिनेंट रिलीजन था। तो जब हम इस ड्यूरिंग 600 to 1200 का हम टाइम पीरियड बोलते हैं इस्लामिक पीरियड, it means that different people are living belonging to different religions, but Islam is a dominating religion there. जो नॉन मुस्लिम थे वो सबॉर्डिनेट होते थे वहाँ पे, और इस्लाम को जो है मेन जगह दी जाती थी उसमें। जैसे जो क्रिश्चियनडम था, जो क्रिश्चियन रूलर्स होते थे, अगर उनके पास कोई जूस रहते थे तो वो डोमिनेंट वहाँ पे क्रिश्चियंस ही होते थे, जूस जो है सबॉर्डिनेट होते थे। इसी तरीके से जो हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हैं, इस्लामिक सोसाइटी की, उसमें इस्लाम मेन रिलीजन होता था और बाकी के जो रिलीजन होते थे वो सबॉर्डिनेट होते थे। अब तुम्हारी बुक में जो है ये कुछ टेक्स्ट है ब्लू इंक में लिखा हुआ है, इसमें सोर्सेज के बारे में लिखा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम जो है पढ़ेंगे। अगर हम 600-1200 तक के टाइम पीरियड की सोर्सेज को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से जो है ये हिस्ट्री हमें पता चलती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इस्लाम की हिस्ट्री है वो हमें क्रॉनिकल्स से पता चलती है। इन क्रॉनिकल्स को तवारीख भी कहते हैं। क्रॉनिकल वो बुक होती हैं जिनमें हिस्ट्री को इवेंट वाइज डिस्क्राइब किया जाता है, और कुछ इसके अलावा सेमी हिस्टोरिकल बुक्स भी होती हैं और कुछ बायोग्राफीज़ भी होती हैं जिनको सीरा कहते हैं। उससे भी हमें इस्लाम की पास्ट के बारे में पता चलता है। हाडीज़ होती हैं, तुम्हारी बुक में हदीथ वर्ड यूज़ किया गया है, इसको हाडीज़ भी बोल देते हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद की सेइंग्स और उसके एक्शंस होते थे वो हाडीज़ में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इससे भी हमें इस्लाम के बारे में पता चलता है और इस्लामिक सोसाइटी के बारे में भी। और तफसीर्स भी होती थी। तफसीर्स होती हैं जो कुरान के ऊपर कमेंट्री की गई हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है हमें इसके बारे में इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और ये जो सोर्सेज हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता था, काफ़ी सारे एक लार्ज कलेक्शन होता था आई विटनेसेस का, जो जिनकी रिपोर्ट्स होती थी, तो वो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक या तो ये ओरली पास हुई होती थी या फिर पेपर पे लिख के जो है आगे ट्रांसमिट की जाती थी। तो उसी से इन्होंने जो है सोर्सेज को उसको सोर्सेज के रूप में यूज़ किया है और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में लिखा है।
जो हर अखबार होता था, रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और उसको चेक करने की भी ये कोशिश करते थे। एक क्रिटिकल मेथड अपना के, जो भी हिस्टोरियन जिनको यूज़ करते थे वो क्रिटिकल मेथड अपनाते थे, जिसमें ये पूरा पता लगाते थे कि कहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ और ये वाली स्टोरी यहाँ से ट्रांसमिट होके इसके पास आई, उसके पास आगे किसके पास गई। तो ये सारा ये देख के एक चेन इस्टेब्लिश करके उसकी ऑथेंटिसिटी पता लगाने की कोशिश करते थे, ताकि हिस्ट्री के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। ये जो मेथड था ऑथेंटिसिटी पता लगाने का, ये फुल प्रूफ तो नहीं था, लेकिन जो मेडिवल मुस्लिम राइटर्स हैं वो बाकी के कंटेम्प्रेरी राइटर से थोड़े से ज़्यादा समझदार थे और वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रह के ये इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री की बुक्स लिखते थे। जहाँ कहीं भी इनको लगता था कि ये इशू जो है कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें जो है ये तरह तरह के वर्जन्स बना के छोड़ देते थे। वही रीडर इनको पढ़ेगा और अपने आप जज कर लेगा विच वन इज़ मोर करेक्ट एंड विच वन इज़ लेस करेक्ट। जो ये स्कॉलर्स थे, जब इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री लिखने की जो है शुरुआत करी थी, तो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी अपने टाइम के पास वाला टाइम, जैसे तुम अभी 21st सेंचुरी में हो, अगर तुम्हें कहे कि कोई अंग्रेज़ों के टाइम का जो टाइम पीरियड था इंडिया का, उसकी हिस्ट्री लिखो, तो तुम आसानी से लिख दोगे क्योंकि ये तुम्हारे क्लोज का पास्ट है। तो इसी तरीके से ये जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने जो इनके क्लोज का जो पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्होंने लिखी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे से इवेंट्स को एनालाइज करके उसको जो है इन्होंने लिखा। जो क्रॉनिकल्स होते थे ज़्यादातर वो सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स ही होते थे और ये अरेबिक में लिखे जाते थे। क्रॉनिकल, वैसे क्रॉनिकल वर्ड जो हिस्ट्री के इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए यूज़ किया गया है, लेकिन इनके जो क्रॉनिकल्स होते थे वो सेमी हिस्टोरिकल होते थे। उसमें कुछ ना कुछ जो है ये क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन भी उसमें ऐड कर रखी थी और ये अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखते थे। इनमें से जो सबसे अच्छा है उसका नाम है तारीख ऑफ तबारी, 1923 में लिखा गया था, जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो 38 वॉल्यूम्स जो हैं लिखी गई थी इसकी। जो पर्शियन लैंग्वेज की क्रॉनिकल्स हैं वो उनकी संख्या तो बहुत कम है, पर वो बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं आपको ईरान और सेंट्रल एशिया के हिस्ट्री के बारे में। क्रिश्चियन लोगों ने भी जो है क्रॉनिकल्स लिखे थे सीरियाइक लैंग्वेज में। ये बहुत ही कम संख्या में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जो है अर्ली इस्लाम के बारे में, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास लीगल टेक्स्ट होते हैं, ज्योग्राफीज़ होती हैं, और जो ट्रैवलर अपना लिखते हैं उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। तो ये ट्रैवलॉग भी जो है हम सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि कोई ट्रैवलर उस जगह पे गया था, उस टाइम कौन राजा था, रूल कर रहा था, क्या पॉलिसीज़ बनाता था, इस तरीके से। तो हम ट्रैवलर्स के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को भी सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, हम जो पोएम्स हैं, स्टोरीज वगैरह हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, जैसे किसी कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं, राजा के ऑर्डर्स हैं, या कोई किसी ऑफिसर ने जो है रूलर को लेटर लिखा है, सिचुएशन के बारे में बताया है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, क्योंकि ये जो है सच होते हैं और इनकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये जो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, ये हमारे पास ज़्यादा हमें मिलते हैं गनीजा रिकॉर्ड से, जो कि ग्रीक और अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। गनीजा रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो जू रिलीजन के अकॉर्डिंग जिस किसी भी पेज पे भगवान का नाम लिखा होता है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, चाहे वो लेटर है, चाहे वो कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक में ही सारा इट इज़ टॉकिंग अबाउट गॉड। जैसे आपने किसी को लेटर लिखा, उसमें सबसे पहले आप भगवान का नाम लिख देते हो, तो पूरा लेटर में तो आपने पूरी कहानी लिखी, राजा ऐसा है, इंसान ऐसे हैं यहाँ के। तो ये जो सारा अभी जो पूरा लेटर है, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे,
वो उधर अनाउंसमेंट करेंगे कि जिसके पास भी इतने पेजेस इकट्ठे हो रखे हैं जिसके ऊपर भगवान का नाम लिखा गया है वो यहाँ पे जमा करा दें। तो फिर वो उसको प्रिजर्व करके रख देते थे। तो इन रिकॉर्ड्स को गनेजा रिकॉर्ड्स बोलते हैं और इस्लाम की हिस्ट्री को जानने के बारे में ये भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस होते हैं जो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में मिलते हैं, जिसमें जो है खुदाई करके निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो उसको भी हम एक अच्छे खासे सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के लिए। न्यूमिस्मेटिक जो होती है वो कॉइन्स की स्टडी होती है, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एपिग्राफी से भी मिलती है, ये होती है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जब हमें किसी भी राजा का नाम या उसकी किस टाइम पीरियड में उसने जो है रूल किया था उसको कंफर्म करना हो। तो जो कॉइन जब इशू करते हैं उसके ऊपर ईयर भी मेंशन की जाती है और राजा का नाम भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। तो इनको भी जो है हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। जो इस्लाम की प्रॉपर हिस्ट्री है जब इसकी लिखने की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में जर्मनी और नीदरलैंड्स में। वहाँ पे इन्होंने इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि इनके कॉलोनियल इंटरेस्ट होते थे मिडल ईस्ट में, इनको कॉन्कर करने होते थे एरियाज़। फिर ये सोचते थे कि अगर हम यहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से पहले जानेंगे तभी उनको और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इन एरियाज़ के लोगों की हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट करी थी। क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने भी जो है अच्छी खासी बुक्स लिखी हैं इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उनका जो पर्पज़ था वो था कि हमने सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ। तो ये भी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स होते थे जिनको ओरिएंटलिस्ट कहते थे, इनको अच्छी खासी नॉलेज होती थी अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज की, और ये जो है क्रिटिकल एनालिसिस करके और अच्छे ओरिजिनल टेक्स्ट का फिर जो है ये हिस्ट्री लिखते थे। एक इग्नाज नाम का एक हंगेरियन जू था जो हंगरी का रहने वाला था, जो उन्होंने स्टडी करी थी इस्लामिक कॉलेज से जो कि कैरो में था। उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़ करी हैं, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज में थी ये इस्लामिक लॉ के बारे में ही। 20th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी हिस्ट्री लिखने के लिए जो है ये ओरिएंटलिस्ट वाला मेथड ही अपनाया। इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री का स्कोप काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी को भी कर लिया। एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, और कि हम इंसानों की और धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। और इन्होंने जो है हिस्ट्री के अंदर स्टैटिस्टिक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से जो है हिस्ट्री का इस्लामिक हिस्ट्री का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और इन्होंने ओरिएंटलिस्ट स्टडी के जो एस्पेक्ट्स थे उनको भी आगे बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन किया और ज़्यादा उनको जो है अच्छी क्वालिटी का बनाया। जो इस्लाम की हिस्ट्रियोग्राफी है वो हमें इस चीज़ का एक एग्जांपल देती है कि किस तरीके से एक रिलीजन को हम मॉडर्न मेथड से स्टडी कर सकते हैं, चाहे हम किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हों। अब इसमें आगे जो है ये एक टाइटल दे रखा है, द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है वो स्टार्ट होती है। इसमें बताया गया है कि जो प्रोफेट मोहम्मद था उनका जन्म जो है 571 AD में हुआ था, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो अरेबिक थी। इस तुम्हारी बुक में लिखा है कि वो जो है प्रोफेशन से वो मर्चेंट थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं सीधा सीधा वो ऐसे मर्चेंट नहीं बन गए थे। उनके जन्म से पहले उनके पापा की डेथ हो गई थी, और जन्म के कुछ समय बाद उनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनके जो है एक अंकल थे, उन्होंने इनको पाला पोसा। फिर उसके बाद इन्होंने एज कैमल ड्राइवर भी काम किया, शेफर्ड बन के भी इन्होंने काम किया। फिर एक अमीर विडो थी, विधवा थी, उसके यहाँ पे इन्होंने जॉब कर ली
वो एक मर्चेंट की वाइफ थी। तो फिर उन्होंने, उनका नाम खदीजा था, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है, तो उन्होंने शादी का ऑफ़र किया। प्रॉफेट मोहम्मद ने खदीजा से शादी कर ली। अब वो एक मर्चेंट बन गई। शादी के बाद 15 साल तक इन्होंने इनका व्यापार संभाला और उसके बाद फिर जो है ये वर्ल्डली लाइफ से फेडअप हो गए और एक गुफ़ा में बैठ के जो है ध्यान करने लग गए, ऐसा माना जाता है। उसी गुफ़ा में जो है इनको वो भगवान के मैसेजेस, अल्लाह के मैसेजेस आए और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लाम के बारे में प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जब गुफ़ा में गए थे उस टाइम 610 के आसपास ये उधर गए थे और इनको अल्लाह से मैसेज मिलने स्टार्ट हो गए थे और 612 एडी में 612 में इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया था और ये 632 तक ये प्रीच करते रहे जब इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपनी टीचिंग्स में बताया कि आपको सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करनी है और वो है अल्लाह, और वो पूजा करने का तरीका भी इनका नमाज़ पढ़ने का होता था। तो इन्होंने अपनी टीचिंग्स में वो सारे तरीके बताए थे। फिर उन्होंने एक कम्युनिटी क्रिएट करी थी जिसको उम्मा कहते थे। जो भी इनको फॉलो करते थे वो उम्मा के मेंबर बन जाते थे। 6th सेंचुरी का जो अरब कल्चर था वो कम्प्लीटली जो है अरेबियन पेनिनसुला तक ही कन्फाइंड था, वहीं तक लिमिटेड था, एंड एरियाज ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। अरेबियन पेनिनसुला, सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया, इन रीजन्स में ही जो है अर्ली इस्लाम लिमिटेड था, ज़्यादा नहीं फैला था तब तक। अरब्स जो है, अब थोड़ा सा इसमें ये बता रखा है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम स्टार्ट करने से पहले जो अरेबिक लोग थे वो किस टाइप के थे। तो इसमें बता रखा है कि इस अरेबियन पेनिनसुला में अरब लोग रहते थे। वो अलग अलग ट्राइब्स में बटे होते थे जिसको वो कबीला कहते थे। हर कबीले का अपना सरदार होता था और अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद या तो उसके बेटे को ही वो नेक्स्ट सरदार के रूप में चुन लेते थे, लेकिन जो नेक्स्ट जो सिलेक्शन होता था वो इस बेसिस पे होता था कि वो बंदा कितना ब्रेव है, कितना साहसी है और कितना जो है उसका दिल बड़ा है। तो अगर ये तीनों क्वालिटी हैं और वो अगर सरदार का बेटा है तो उसके संभावना होती थी कि वो नेक्स्ट सरदार उसको वो सेलेक्ट कर लेते थे। हर ट्राइब का जो है अपना भगवान होता था और वो उसको वर्शिप करते थे और वो अपने भगवान को सनम कहते थे। तो जो यहाँ पे इसमें बता रखा है कि इसको वो एक जो भगवान की जो मूर्ति होती थी इसे वो एक श्राइन में रखते थे। इस ट्राइब जो यहाँ रहने वाली हर एक जो ट्राइब थी वो नोमैडिक कहलाते थे, जिसको बुडोइंस बोलते हैं। और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे अपने फॉडर और अपने फूड की तलाश में। कुछ लोग होते थे इनमें से सिटीज़ में भी सेटल्ड होते थे और वो ट्रेड जो है करते थे, और कुछ लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और उससे अपना जो है जीवन चलाते थे। मोहम्मद की जो ट्राइब थी वो कुरैश थी और ही लिव्ड इन मक्का। और जो मक्का की जो मेन श्राइन थी जिसको हम काबा कहते हैं, काबा जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सभी जो ट्राइब्स थी उन्होंने अपने अपने गॉड्स की आइडल्स रख रखी थी और सभी यहाँ पे पूजा करने आते थे। आई वुड लाइक टू शो यू फोटोग्राफ, दिस इज़ मक्का। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है ये जो रूम दिखा रखा है बीच में, क्यूब जैसा ही लग रहा है पर ये रूम है एक तरीके का, और इसी के अंदर जो है उन सारी ट्राइब्स की जो है गॉड्स की आइडल्स रखी होती थी पहले। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद की जो ट्राइब थी कुरैश, वो ही इसको कंट्रोल करती थी। जो कुछ ट्राइब्स थी जो मक्का के बाहर रहती थी उन्होंने भी अपने गॉड्स की आइडल्स रख रखी थी और यहाँ पे वो विज़िट करने आते थे और एनुअली वो एज पिलग्रिमेज यहाँ पे जो है आते थे। मक्का जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये एक क्रॉस रोड्स के ऊपर था
जो एक ट्रेड रूट था बिटवीन यमन एंड सीरिया, तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। एक रिलीजियस सेंटर हो गया, दूसरा इट इज़ लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट, तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो मक्का की जो श्राइन है इसको उन्होंने सेंक्चुरी घोषित कर रखा था, हरम कहते हैं जिसको। इसका मतलब है ये एक बहुत ही सेक्रेड और डिवाइन प्लेस है। यहाँ पे उन्होंने वायलेंस को फॉरबिड कर रखा था कि यहाँ पे कोई भी जो है वायलेंस का यूज़ नहीं करेगा, और यहाँ पे जो कोई भी आएगा, चाहे वो ट्रेडर है चाहे वो पिलग्रिमेज है, उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, उसको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जो पिलग्रिमेज और जो ट्रेड पर्पज़ से जो लोग आते थे, वो उनको ये अवसर देते थे कि वो एक दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में और कस्टम्स के बारे में जो है जान पाते थे, जब वो एक दूसरे के साथ बात करते थे। तो जो अरब्स थे वो उनको सारे हम पॉलीथिस्ट मानते हैं। पॉलीथिस्ट का मतलब है जो तरह तरह के भगवानों में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सुप्रीम गॉड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने इस बारे में सुना ज़रूर था। जब 612 के आसपास प्रोफेट मोहम्मद ने अपने आप को डिक्लेयर किया था एज प्रोफेट। ये प्रोफेट मोहम्मद है, इनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं, हाथ में जो है इनके इन्होंने कुरान दिखा रखी है। तो इन्होंने 612 के आसपास अपने आप को प्रोफेट डिक्लेयर किया था और ये बताया था कि मेरे पास अल्लाह का मैसेज आया है और मुझे बताया गया कि मैं अल्लाह का प्रोफेट हूँ और मुझे उनका जो है उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करना है। तो उसने यही बोला अपनी टीचिंग्स में उन्होंने कि जो है देयर इज़ ओनली वन गॉड दैट इज़ अल्लाह, और उनकी हमने वर्शिप करनी है। उसमें डेली प्रेयर्स होंगी जिसको सलात वर्ड यूज़ करते थे, और कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स भी होते थे, जैसे आपको दान देना है, चोरी नहीं करनी, अच्छा बिहेवियर करना है। इस तरीके से कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स थे जो शुरुआत में इन्होंने इस्लाम स्टार्ट किया ना, बस इतने थे। फिर वो बाद में रिफ़ाइन करके इन्होंने और रूल्स ऐड कर दिए थे। इन्होंने उम्मा को सेट किया था, उम्मा जो इनकी कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स होती थी। तो इनका ये मानना था कि जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स है वो ही जो है भगवान के सामने और दुनिया के सामने रिलीजन की, इस्लाम नाम का भी एक रिलीजन है, वो उसकी जो है गवाही देगी। इफ़ समबडी सेज कि इस्लाम रिलीजन क्या है, कहाँ है, तो वो उम्मा जो कम्युनिटी है लोगों की, मुस्लिम पीपल की, वो ही उसका एक सबूत होगी कि दिस इज़ इस्लाम। उनका जो मैसेज था वो सभी लोगों को पसंद आया, स्पेशली उन लोगों को जिनको ऐसे लगता था कि हमें ट्रेड में और रिलीजन में कोई भी ज़्यादा हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो वो सोच रहे थे कि कोई ऐसी हमें भी एक ऐसी आइडेंटिटी मिले जिससे हमें भी इम्पोर्टेंस मिले। तो जैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने अपना रिलीजन प्रीच करना स्टार्ट किया, वो फटाफट इनके फॉलोवर्स बनने स्टार्ट हो गए, और जिन्होंने भी प्रोफेट मोहम्मद के जो सिद्धांत थे उनको अपनाया, उन सबको मुस्लिम कहा जाने लग गया। और जो भी प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करते थे, मुस्लिम बन जाते थे, उनको ये भी वादा किया जाता था कि जब डे ऑफ जजमेंट होगा, जिसको क़ियामा बोलते थे इनकी लैंग्वेज में, कि जब डे ऑफ जजमेंट होगा तो आपको जो है सल्वेशन, मुक्ति जो है प्रोफेट मोहम्मद दिलवाएंगे। डे ऑफ जजमेंट होता है जब इनका ये मानना है कि मरने के बाद आप एक दिन भगवान के सामने जाओगे और आपके जो है अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब होगा, और उसके हिसाब से अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक में फेंक दिया जाएगा, अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। तो मतलब जब इनका ये भी एक रूल था कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो, प्रोफेट मोहम्मद की बात मानते हो, तो जब आपका जो डे ऑफ जजमेंट आएगा तब ये आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और आपको जो है सल्वेशन, मुक्ति प्रदान करवाएंगे। और अगर जीते जी अब जब यहाँ धरती पे रह रहे हो तो आपको कम्युनिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें आपको शेयर मिलेगा। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनको ऐसे लगता था कि हमें जो है सोर्सेज में हिस्सा नहीं मिल रहा, वो ये सारे रूल सुन के बहुत ही आसानी से जो है इनके फॉलोवर बन गए थे। अब यहाँ पे जो है प्रोफेट मोहम्मद प्रीच करने लग गए, लोग इनको फॉलो करने लग गए। तो ये वाली बात जो है, जो रिच लोग थे मक्का के, उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद का एक टीचिंग ये भी थी
कि ये जो तरह तरह के भगवानों में आप लोग विश्वास करते हो, दिस इज़ नॉट राइट। भगवान तो सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह। अल्लाह की ही वर्शिप करनी है, अलग अलग देवताओं की वर्शिप नहीं करनी। तो ये वाली बात उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके अपने अपने देवता थे। और जो वीक लोग थे वो तो इनके फॉलोअर्स बन गए, उनको कुछ बेनिफिट्स महसूस हुए, पर जो रिच लोग थे उन्होंने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। फिर जो है जब उन्होंने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो भी इनको नमाज पढ़ते हुए पाए जाते थे, ये उसी को जो है मार देते थे। सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि प्रोफेट मोहम्मद को जो 1622 में मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था अपने आप को बचाने के लिए। उनके साथ उनके 47 फॉलोवर्स थे और वो 622 AD में यहाँ से मक्का से निकले थे और मदीना पहुँचे थे। तो यहीं से मुस्लिम कैलेंडर भी स्टार्ट होता है, जिसको हिजरा कहते हैं। और ये जो इवेंट था कि व्हेन प्रोफेट मोहम्मद मूव्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना अलोंग विद हिज 47 फॉलोवर्स, इस इवेंट को कहते हैं हिजरत। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 80 पे एक बॉक्स में इस्लामिक कैलेंडर के बारे में दे रखा है। इसमें ये बताया गया है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको हिजरी कहते हैं। और ये कैलिफ जो उमर नाम के कैलिफ थे, उनके टाइम में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। पर उन्होंने बिगनिंग ईयर ली 622 वाली, जहाँ से प्रोफेट मोहम्मद ने वो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हिजरी जो कैलेंडर होता है उसके साल के एंड में AH लगाते हैं, जैसे क्रिश्चियन वालों के AD या वो C लगाते हैं। तो इस तरीके से हिजरी के जो ईयर्स होते हैं उनके पीछे AH लिखा मिलता है या अकेला H मिलता है। ये लूनर ईयर होती है विच इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ मून। 354 डेज होते हैं इसमें, 12 मंथ्स होते हैं। इनका जो फर्स्ट मंथ है वो मुहर्रम होता है और लास्ट मंथ जो है उसको धुल हिज्जा बोलते हैं। ईच डे इनका स्टार्ट होता है सनसेट के साथ, और हर मंथ इनका स्टार्ट होता है जब ये क्रेसेंट मून को देखते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो इनकी साल होती है वो सोलर ईयर से 11 डे शॉर्ट होती है, क्योंकि उसमें 365 डेज होते हैं। तो इसलिए जो जितने भी इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं वो सीजन्स के साथ कोरस्पॉन्ड नहीं करते। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया गया कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप जो है इस्लामिक ईयर को, इस्लामिक डेट्स को जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर से मैच कर सके। ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है ये जनवरी फरवरी वाला, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोप ग्रिगोरी ने इस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था 1582 में। तो उसी से ग्रिगोरी से ग्रिगोरियन या क्रिश्चियन कैलेंडर बोल देते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको क्रिश्चियन एरा दे रखी है, क्रिश्चियन ईयर दे रखी है और आपको हिजरी की साल निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे। अगर आपके पास क्रिश्चियन साल दी हुई है तो आप उसमें 622 ऐड करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 32 से और डिवाइड करोगे 33 से। तो ये इस तरीके से जो है आप अगर क्रिश्चियन एरा दे रखी तो आप हिजरी निकाल सकते हो, हिजरी दे रखी है तो आप क्रिश्चियन एरा निकाल सकते हो। क्रिश्चियन एरा में से आपको माइनस करना पड़ेगा 622, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33 से और डिवाइड करना पड़ेगा 32 से, फिर हिजरी वाला ईयर आ जाएगा। क्योंकि जब हिजरी स्टार्ट हुई थी तब 622 AD थी, मतलब 622 AD जो थी ओरिजिनल, वहाँ से इनकी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होती है। तो इस वजह से ये प्लस और माइनस 622 किया जाता है। आगे इसमें ये बताया गया है कि अगर रिलीजन को सर्वाइव करना है तो सबसे पहले आपकी जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स थी, जो उम्मा थी, उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आंतरिक जो इनके जो कलह होती है उससे भी, और बाहर के जो अटैक्स होते हैं उससे भी। और प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, किसी को गवर्नर बनाओ, किसी को
आप जो है जज बनाओ, किसी को कुछ बनाओ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और इसमें लिखा है कि चाहे वो इंस्टीट्यूशन जो है आप अपने दादा परदादाओं से इनहेरिट करो, चाहे किसी पड़ोसी राज्य से उसको बोरो करो या खुद का अपना क्रिएट करो, पर आपको इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की प्रोटेक्शन कर सकते हो। मदीना के अंदर जो है प्रोफेट मोहम्मद ने अपना एक पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया था, इन तीनों को मिला के। मतलब उन्होंने कुछ इनहेरिट किया, कुछ बोरो किया और कुछ खुद का क्रिएट किया, और तीनों को मिला के एक पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया, जिसके हिसाब से उनका राज्य जो है उन्होंने चलाना था। उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को प्रोटेक्शन दी, और जो सिटी के अंदर जो ऑनगोइंग उनके जो सिविल स्ट्राइफ चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उनको भी उन्होंने सॉल्व किया। अब उम्मा को जो है थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया, उसका जो सिस्टम था, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया। इसके अंदर काफ़ी सारे जो पॉलीथीस्ट थे, दूसरे गॉड्स को जो बिलीव करते थे, उनको भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। जूज थे जो मदीना के रहने वाले, उनको भी इसका पार्ट बना लिया, और सबके लीडर हो गए प्रोफेट मोहम्मद। मोहम्मद ने जो है अपना जो इस्लाम का जो फेथ है उसको और भी ज़्यादा इन्होंने कंसोलिडेट किया अपने फॉलोअर्स के लिए, बाय एडिंग एंड रिफाइनिंग रिचुअल्स। अब उन्होंने कुछ और भी रिचुअल्स ऐड कर दिए थे, जैसे फास्टिंग है, रमज़ान में ये लोग फास्ट करते हैं रमज़ान के मंथ में, और कुछ और भी एथिकल प्रिंसिपल ऐड कर दिए, जैसे आपको सूअर का मीट नहीं खाना, गैम्बलिंग नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, और काफ़ी जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने इसमें ऐड किए थे। ये जो कम्युनिटी थी इनके बिलीवर्स की, फॉलोवर्स की, इसके सर्वाइवल का मेन जो था वो था एग्रीकल्चर और ट्रेड, और इसके अलावा जो है कुछ टैक्स जो होता था, जो ये सभी लोगों से लेते थे ज़कात, वो कम्युनिटी के जो वेलफेयर के काम वगैरह होते थे उस पर ये यूज़ कर लेते थे। इसके अलावा ये अपने आसपास के जो एरियाज़ में से जो कारवां जाते थे मक्का की तरफ, उनको भी ये लूट लेते थे, और उससे भी जो है इनको पैसा मिलता था। इन्हीं रेड्स की वजह से जो है मक्का के जो लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और फिर उसके बाद जो है इनका उनके साथ मनमुटाव हुआ, फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अभी तक जो है प्रोफेट मोहम्मद मदीना में थे, तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया, फिर इसके बाद इन्होंने मक्का के ऊपर अटैक किया और उसको कॉन्कर कर लिया। जब इन्होंने मक्का को कॉन्कर कर लिया, क्योंकि मक्का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस था रिलीजन वाइज ऑल्सो और ट्रेड वाइज ऑल्सो, तो उसके बाद जो है इनकी रेपुटेशन बहुत दूर दूर तक फैल गई एज पॉलिटिकल लीडर एंड एज ए रिलीजियस प्रीचर। अब प्रोफेट मोहम्मद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब प्रोफेट मोहम्मद ने अगर ये रूल बना दिया कि अगर किसी को भी उम्मा का मेंबर बनना है, जो कम्युनिटी थी बिलीवर्स की, जिसमें इन्होंने जूस वगैरह को भी ऐड कर लिया था और अलग अलग भगवानों को मानने वालों को भी मेंबरशिप दे दी थी, पर अब इन्होंने बोला कि सिर्फ इसका अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ने जो है इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और उम्मा के मेंबर्स बन गए। अब प्रोफेट मोहम्मद की जो अलायंस थे दूसरों के साथ वो स्प्रेड होने लग गए, और पूरे अरेबिया के अंदर इनका जो है साम्राज्य स्थापित हो गया। अलायंस का मतलब है चाहे आपने उसको युद्ध में हरा के और फिर जो उसके साथ एक ट्रीटी कर ली कि यू आर अंडर मी, चाहे किसी ने बिना युद्ध किए आपको एक्सेप्ट कर लिया एज रूलर, तो फिर वो भी एरिया है जो है आपके अंडर आ जाता है। मदीना जो है इस्लामिक एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई, और मक्का जो है रिलीजियस सेंटर के रूप में फेमस हो गया। अब इन्होंने ये भी चेंज कर दिया प्रोफेट मोहम्मद ने, जो मक्का के अंदर जो काबा था, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, अब इन्होंने ये भी इसमें चेंज ला दिया कि जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी जो भगवान की इन्होंने अपनी मूर्तियाँ रख रखी हैं, वो सारी यहाँ से हटा दी काबा से।
और अब इन्होंने ये रूल ऐड कर दिया इस्लाम में कि जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स बनेंगे, वंस इन देयर लाइफ, एक बार वो जो है विज़िट इसको करना कंपलसरी कर दिया। ये इन्होंने बोरो किया पास्ट से, जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि इन्होंने कुछ बोरो किया, कुछ अपने क्रिएट किए, कि क्योंकि ये जो है मक्का जो है सभी ट्राइब्स के लिए इम्पोर्टेंट था और वो हर साल यहाँ पे धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे। तो अब उनको लगा कि मैंने इनको इस्लामिक बना दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अपने रूल्स में ऐड कर लेता हूँ कि अब आपको हर साल नहीं आना, अपने थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप एक बार ही इसमें आ जाओगे तो आप जो है सच्चे मुस्लिम कहलाओगे। यहाँ से ऐसा माना जाता है उन्होंने मूर्तियाँ जो है काबा के अंदर से इसलिए उठवाई क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे वो काबा की तरफ मुँह करके प्रेयर करते थे, तो उनको लगा कि यहाँ से अब ये सारी आइडल्स जो हैं उठवा देनी चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ एक भगवान की पूजा करते हैं जिसको हम अल्लाह कहते हैं। थोड़े ही समय में जो है प्रोफेट मोहम्मद ने पूरे अरेबियन रीजन को जो है इस्लाम के अंडर इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्ली इस्लामिक पॉलिटी की, ये एक तरीके की जो है इट वाज अ फेडरेशन ऑफ अरब ट्राइब्स। जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरेशन वो होता है जिसमें तरह तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं यूनाइट हो जाती हैं, चाहे वो भगवान के नाम पे, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे किसी एक रूलर के अंडर। तो इस तरीके से इनके कहने का ये मतलब है कि जो अर्ली इस्लामिक एम्पायर था उसमें जितनी ये तरह तरह की ट्राइब्स थी उनको काफ़ी ऑटोनॉमी जो है मिली हुई थी। अब इसमें आगे दे रखा द कैलिफेट एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। इसमें ये बताया गया है कि प्रोफेट मोहम्मद जो है 632 AD में उनकी डेथ हो गई थी। उनके मरने के बाद कोई भी जो है लेजिटिमेट दावेदार नहीं था थ्रोन का, तो वो जो पावर थी सारी उम्मा के पास चली गई थी कि अब किसको नेक्स्ट रूलर बनाना है। तो इस दौरान जो है उम्मा के जो मेंबर्स थे उन्होंने तरह तरह के इनोवेशंस किए, किसको लीडर बनाए, क्या करें, और उन सभी इनोवेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन था कैलिफेट का। इन्होंने कैलिफेट को इंस्टीट्यूट किया जिसमें ये बोला गया कि हम एक लीडर चुनेंगे जिसको हम कैलिफ कहेंगे। कैलिफ का मतलब होता है डेप्यूटी, तो ये जो लीडर होगा ये कैलिफ ऑफ प्रोफेट कहलाएगा। तो यहीं से ये कैलिफेट का जो है जन्म हुआ था प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद। जो फर्स्ट 4 कैलिफ्स थे उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी पावर को, अथॉरिटी को, कि वो किसी न किसी तरीके से प्रोफेट मोहम्मद से एसोसिएटेड थे। जैसे जो फर्स्ट प्रोफेट थे अबू बकर थे, अबू बकर जो है प्रोफेट मोहम्मद के बेस्ट फ्रेंड थे, और उन्होंने जितना भी काम किया वो जो प्रोफेट मोहम्मद ने गाइडलाइंस दी थी उसी के हिसाब से उन्होंने आगे काम किया था। अब उम्मा के पास जो है काम करने के लिए 2 उद्देश्य थे। उनमें से पहला था कि किस तरीके से जो है ये तरह तरह की जो ट्राइब हैं जो उम्मा का पार्ट है इनके ऊपर कैसे कंट्रोल बना के रखा जाए और कैसे हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा जाए। क्योंकि उस टाइम जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ने जो है उम्मा से वो टूट के अलग हो गए थे और बोले कि हम तो जो है अपनी अलग से उम्मा बनाएंगे, और अपना अलग से कैलिफ भी उन्होंने अपॉइंट कर लिया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। तो जो फर्स्ट कैलिफ थे अबू बकर, उन्होंने इन रिवोल्ट्स को दबाया और जो है काफ़ी सारे इनको युद्ध करने पड़े थे, पर इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया था। सेकंड कैलिफ जो थे उनका नाम उमर था। उन्होंने भी जो है जो एक्सपेंशन करने की जो पॉलिसी थी उम्मा की उसको एक नई शेप जो है प्रदान की थी। उनको ये भी पता था कि उम्मा को जो है आप मेंटेन करके नहीं रख सकते इस छोटी मोटी इनकम के ऊपर जो आपको टैक्स या ट्रेड से या एग्रीकल्चर से आती है। तो इसलिए उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि हमें जो है बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये सोच के उन्होंने स्टार्ट किया कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर था पास में और ससानियन एम्पायर था, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है अटैक करने की प्लान बनाई। ये जो एम्पायर्स थे बाइजेंटाइन एम्पायर और ससानियन एम्पायर, ये बहुत ही ज़्यादा रिच एम्पायर्स थे। बाइजेंटाइन एम्पायर जो है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था और ससानियन एम्पायर जो है ज़ोरास्ट्रियनिज़्म को
प्रमोट करता था। जोरास्ट्रियनिज्म होता है पारसी, जिसको हम पारसी के नाम से जानते हैं। जब ये जो अरब के जो इन्वेजन्स होने लग गए थे, इनकी वजह से इससे पहले ही जो बाइजेंटाइन एम्पायर था और जो ससानियन एम्पायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, या जो सक्सेसर जो थे आने वाले इनके, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। तो अरब्स के पास जो है अब एक अच्छा खासा मौका था कि दुश्मन कमज़ोर है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इन्होंने अटैक किए और वहाँ से काफ़ी जो है इनका एम्पायर भी एक्सपेंड हुआ, और वहाँ से इनको काफ़ी रिच जो है बूटी मिलती थी, और वो लूट के लाते थे और अपना जो है ये इन्होंने इनकम को बढ़ाते थे। अब इसमें ये लिख रखा कि जो 637 से लेके 642 तक अरब्स जो थे, जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने सीरिया को, इराक, ईरान, इजिप्ट, इस सब को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया, मदीना के कंट्रोल में ले लिया। मदीना कैपिटल थी इसलिए मदीना के कंट्रोल में बोला है। मतलब ये जो एरियाज थे सीरिया, इराक और ईरान और इजिप्ट, ये इस्लामिक एम्पायर के हिस्से बन गए थे। अब अरब्स की सक्सेस के क्या कारण थे? इसमें 3 कारण बताए हैं कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती थी, उनके अंदर रिलीजियस एंथुजियाज़म होता था जो उनको जीत दिलाता था, और इनकी जो अपोजिशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। मतलब जो ससानियन और जो रोमन एम्पायर थे वो ऑलरेडी वीक हो चुके थे, उस वजह से भी इनको जीत मिली थी इसमें। जो थर्ड कैलिफ था उसका नाम था उथमन। उन्होंने भी काफ़ी सारे कैंपेन किए सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। 642 एडी तक इन्होंने जो है कंट्रोल कर लिया था नाइल और ऑक्सस रिवर के बीच में जो टेरिटरीज़ हैं उन सब को, और आज तक की डेट तक ये एरिया जो है मुस्लिम्स के कंट्रोल में है। मतलब यहाँ पे आज भी मुस्लिम लोग रहते हैं। अब यहाँ पे जो मुस्लिम कैलिफ्स थे, इन्होंने अपनी नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, इन्होंने गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट किए, ट्राइबल चीफ्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किए। इनकी जो सेंट्रल ट्रेजरी थी, जो खजाना था, उसको बेट अल माल बोलते थे, और इसको रेवेन्यू के रूप में जो मिलते थे वो टैक्स से मिलता था जो मुस्लिम्स पे करते थे, और जो जहाँ कहीं पे भी अटैक करते थे वहाँ से ये जो है माल लूट के लाते थे, तो उस वजह से भी जो है इनकी सेंट्रल ट्रेजरी में पैसा आता था। कैलिफ के जो सोल्जर होते थे वो मेनली जो है नोमैड्स ही होते थे, बुडोइंस। तो वो जो है अपने आप को सेटल करते थे कैंप सिटीज़ में, डेजर्ट के बिल्कुल एज के ऊपर, कूफा और बसरा में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ से उनकी फैमिलीज़ भी पास में है, कभी उधर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ चले जाएंगे, और यहाँ से जो है कैलिफ भी नज़दीक है, तो कैलिफ अगर कोई कमांड देगा तो हम उसको आसानी से यहाँ से ओबे कर लेंगे। जो रूलिंग क्लास थी, जैसे गवर्नर्स वगैरह थे, नोबल्स वगैरह थे, और जो सोल्जर्स होते थे, जब भी कहीं पे भी अटैक होता था और उनको वहाँ से काफ़ी धन मिलता था तो ये आपस में शेयर कर लेते थे, सोल्जर्स को भी देते थे, कमांडर्स को भी, नोबल्स को भी, और उनको मंथली पेमेंट भी देते थे। जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहाँ की, उसको भी अपने प्रॉपर्टी का राइट था, और उनको जो है रिलीजियस ऑटोनॉमी भी दे रखी थी कि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। 2 तरह के टैक्स लेते थे उनसे, एक खराज, एक जजिया। खराज वो टैक्स होता था जो कि एग्रीकल्चरल टैक्स की तरह होता था, और जजिया होता था वो एक रिलीजियस टैक्स होता था कि जो भी मुस्लिम पीपल नहीं है ये उनके ऊपर वो लगाते थे। जो ज्यूज़ और जो क्रिश्चियंस थे जो इस्लामिक एम्पायर में रहते थे, उनको इन्होंने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर रखा था, इनको धिमीज़ कहते थे, और इनको अपने अपने जो कम्युनिटी के अफेयर्स थे उनको गवर्न करने का पूरा अधिकार दे रखा था।
अब पेज नंबर 83 है, ये हम नेक्स्ट ऑडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।